आज का हमारा लेक्चर इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम पे है, जिसको कि शॉर्ट में IBS के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम है इसका कि ये जो डिसऑर्डर है ये एक लार्ज इंटेस्टाइन की डिसीज़ है और इरिटेशन के कारण, जो भी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जब इरिटेशन प्रोड्यूस होता है तो उसके कारण ही दिखाई देता है। और इसीलिए ऐसे लिखा है कि इट इज़ ए फंक्शनल डिसऑर्डर, मतलब जो GIT है उसमें प्रॉब्लम नहीं आई है, ऑर्गेनिक कोई ऑर्गन अफेक्टेड नहीं है, पर जो भी कॉज है उसके कारण इरिटेशन प्रोड्यूस हुआ और उसके कारण ये डिसीज़ जनरली देखी जाती है। अब इसके जो टाइप्स है वो 4 है, IBS-D, IBS-C, IBS-M और IBS-A। ये IBS तो मालूम ही है कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के लिए है। D फॉर डायरिया, मतलब जब प्रोमिनेंट हो साथ में डायरिया। C फॉर कॉन्स्टिपेशन, जब प्रोमिनेंट कॉन्स्टिपेशन होता है तब। M फॉर म्यूकस है कि म्यूकस जब जो भी स्टूल पास होगा उसके साथ दिखाई दिया तो वो। उसी तरह से एक है IBS-A। A का मतलब है अल्टरनेट स्टूल पैटर्न, मतलब आइदर डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा, और या फिर कई बार पेन जो रहता है वो ही प्रीडोमिनेंट रहता है, यानी बहुत ज़्यादा पेन होता रहता है उस पर्सन को, तो वो कंडीशन जो रहेगी ये IBS-A के नाम से जानी जाती है। अब इसमें कैसे पता चलता है कि ये डिसीज़ हुआ है? तो इस डिसीज़ के लिए जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट तो है कि चेंजेस इन बॉवेल हैबिट्स, तो नॉर्मल जो बॉवेल इवैक्यूएशन होता है उसमें चेंज आ जाता है और इसीलिए कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर कई बार डायरिया देखा जाता है। और साथ में इरिटेशन के कारण ही एब्डोमिनल पेन भी होता है, क्रैम्पिंग देखी जाती है, मरोड़ उठना वो भी होती है। और ये दोनों ही कंडीशन नॉर्मली जो स्टूल पास हो जाए उसके बाद कम हो जाती है। इसके अलावा जो स्टूल पास होने के बाद भी फीलिंग रहती है कि अभी भी पेट साफ नहीं हुआ है। इसके अलावा जो गैसेस है वो पेट में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर जो म्यूकस है वो भी रेक्टम से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, मतलब म्यूकस सिक्रीशन एक्स्ट्रा अमाउंट में पास होता है। और वो जो इसके अलावा जो सिम्टम है कि ए सडन एंड अर्जेंट नीड टू यूज़ द टॉयलेट, इसका मतलब भी आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके बाद है ब्लोटिंग, पेन इन रेक्टल एरिया, इंडाइजेशन, नॉशिया। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो जनरली इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के होते हैं। तो ऐसे यदि कोई सिम्टम्स हैं तो पहले ही डॉक्टर के पास जाकर उनको दिखा देना चाहिए। अब आता है कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, क्या कारण है कि ये डिसीज़ होती है। अब इसमें जो कॉजेज़ दिए हुए हैं उस कॉजेज़ को अपन देखते हैं कि क्या क्या कारण है। तो मेन तो इसका जो कॉज है ये वैसे अभी तक अननोन ही माना जाता है, लेकिन फिर भी ये माना गया है कि जो गट है, मतलब इंटेस्टाइन है, और जो ब्रेन एक्सिस है उनमें उन दोनों में वो दोनों अफेक्ट हो जाते हैं किसी इरिटेंट के कारण, और इसलिए ये डिसीज़ देखी जाती है। अब इसमें क्या क्या इरिटेंट्स हो सकते हैं या क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि ब्रेन एक्सिस और गट ये अफेक्ट हो जाए। तो उसमें एक तो आता है जीनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसके अलावा विटामिन D डेफिशिएंसी, पोस्ट इन्फेक्शन, मतलब जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअल या फंगल जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो होने के बाद। अब होता यह है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है GIT में तब एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, और उस एंटीबायोटिक थेरेपी से जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं GIT के वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ भी अफेक्ट हो जाती है। तो इस कारण से नेचुरल है कि इरिटेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है और वो IBS सिंड्रोम बन जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस, बैड फूड हैबिट्स, फूड एलर्जी, इंटॉलरेंस ये भी हो सकता है, मेडिकेशन जो परसिस्टेंट है, और GIT डिसीज, ये सब कॉजेज इसके होते हैं। अब आते हैं हम कि इसका जो डाइट है वो किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल है कि एडिक्वेट कैलोरीज देना चाहिए। जो भी पर्सन है उसका BMI देखा जाएगा और उसके हिसाब से उसको कैलोरीज भी प्रोवाइड की जाती है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो नॉर्मल अमाउंट में दिए जाते हैं एज पर RDA, इंक्लूडिंग नॉर्मल अमाउंट ऑफ फाइबर भी उसको नॉर्मल अमाउंट में ही दिया जाता है। अब इसके बाद ये है, इसमें ये देखा गया है कि बहुत IBS को ट्रिगर करने वाले भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि IBS को ट्रिगर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए नेचुरल है कि जो चीज़ बढ़ा रही है उनको डाइट में कम अमाउंट में लेना चाहिए।
अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हैं, वो है चॉकलेट, मिल्क एंड अल्कोहल। तो ये चीज़ें यदि ज़्यादा अमाउंट में ली जाए तो IBS में ये दोनों कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। अब उसके अलावा जो ब्लोटिंग एंड डिस्कम्फर्ट जो होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है IBS में वो है सोडा एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड फूड एलर्जेंस। इससे जनरली ये चीज़ें देखी जाती है। उसी तरह से फ्लैटुलेंस एंड फ्लेयर अप जो भी कंडीशन है उसकी IBS की, वो ज़्यादा बढ़ जाए या पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस हो जाए तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो वाले फूड्स बीन्स हैं, अनियंस है, मतलब गैस प्रोड्यूसिंग वाले जितनी भी चीज़ें हैं, कैरेट्स, रेजिन्स मतलब किशमिश, बनाना, एप्रिकॉट्स, प्रून्स, कैंडीज़, कैफीन, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स, फिर इसके अलावा हेवी, फैटी, फ्राइड, जंक फूड एंड स्पाइसी फूड, ये सब चीज़ें जो हैं इसकी 16 चीज़ें, ये सभी 16 की 16 चीज़ें इन पर्सन्स ने अवॉइड करना चाहिए। अब इसके बाद है फूड्स फॉर IBS कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इनके लिए सूटेबल रहेगी। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि सूटेबल जो फूड है वो कौन कौन से हैं। तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, उसके बारे में भी अपन ने गैस्ट्राइटिस जब पढ़ाया था तो मैं बता चुकी हूँ। डेयरी प्रोडक्ट, सूप्स, कुक्ड एंड बॉइल्ड वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, कुक्ड फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पल्सेस प्रॉपरली जो कुक्ड है वो। फिर डाइट किस टाइप का होना चाहिए, तो रेगुलर इजी टू डाइजेस्ट फूड होना चाहिए और अवॉइड फूड दैट ट्रिगर्स IBS, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया है आप लोगों के लिए। एज है 50 ईयर्स, सेक्स है मेल, हाइट है 5 फीट 9 इंचेस और BMI है 33। तो ये अपना हो गया IBS के बारे में। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। और क्योंकि ये GIT जितने भी डिसीजेस हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं उनकी डाइटरी ट्रीटमेंट पर, उसमें कुछ अंतर है तो उसको मैंने आप लोगों को क्लियरिफाई कर दिया है। उस हिसाब से आप लोग उसका प्रिपरेशन